सेकेंड यूनिट स्टार्ट होता है और ये है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें नाम से ही आप लोगों को समझ में आता होगा कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है, खास करके किसी बीम का, है ना, कि बीम पे जब लोडिंग होगी तो वो कितना डिफ्लेक्ट होगा अपने ओरिजिनल जगह से, कितना नीचे या ऊपर, है ना, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। और फिर जब वो डिफ्लेक्ट होता है तो कितना स्लोप बनाता हुआ डिफ्लेक्ट होता है, तो उस पर टेंजेंट अगर खींचा जाएगा तो वो कितना एंगल बनाएगा, है ना, उसे हम स्लोप बोलेंगे। कितना स्लोप बनाता हुआ कितना डिफ्लेक्ट होगा ये हम लोग जानते हैं। जैसे कि अगर कोई हमारा ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये जब डिफ्लेक्ट होता है तो ऐसा 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 करके हो जाएगा। पूरा इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग दिखाने के लिए बोलेंगे कि ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। तो ये हमें जानना है कि ये डिफ्लेक्शन इस जगह पे ये कितना हुआ, है ना, फिर इस जगह पे कितना हुआ, या कहीं पे भी कितना डिफ्लेक्ट हुआ। वो सपोज़ ये एक्स दूरी थी तो एक्स दूरी पे ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ, इसे हम वाई बोलेंगे, क्योंकि इधर एक्स दिखा रहे हैं इधर वाई बताएंगे हम। हाँ, एक्स दूरी पे कितना वाई का वैल्यू क्या है, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, नीचे वो कितना आया, या फिर किसी दूसरी एक्स दूरी पे वहाँ पे वाई कितना है, ये हमें जानना है। ठीक है, इसके लिए कोई अभी तक इक्वेशन नहीं है हमारे पास। मोमेंट का इक्वेशन बन जाता है या अदर चीज़ का, लेकिन अभी डिफ्लेक्शन का कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास, है ना। तो वो हम लोग यहाँ पे इस यूनिट में हम लोग जानेंगे कि कैसे निकाल लेते हैं कि किसी भी बीम का किसी भी पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन होगा अगर इतनी लोडिंग हो रही है तो, है ना। यहाँ पे कोई मान लो कि कोई लोडिंग हो रही होगी तभी तो डिफ्लेक्ट हुआ, नहीं लोडिंग होती तो नहीं डिफ्लेक्ट होता। ठीक है, तो ये जानेंगे। और दूसरा ये भी जानेंगे कि बीम जो है उसके अलग अलग पॉइंट पे स्लोप कितना है। स्लोप मतलब अगर यहाँ पे की बात की जाए, जहाँ पे सपोर्ट है तो वहाँ पे स्लोप ऐसा होगा, वहाँ पे कोई टेंजेंट खींचेंगे बीम पे तो ऐसा स्लोप बनेगा, तो उसका ये एंगल जो होगा कुछ थीटा, मान लो कि वो थीटा होगा, है ना। तो इस थीटा एंगल वो बनाता हुआ वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो स्लोप कितना होता है, tan थीटा, है ना। स्लोप किसको बोलते हैं, tan थीटा को बोलते हैं ना। अब वो हो जाता है dy/dx, dy/dx होता है ना। dy, ऐसे भी यहाँ पे tan थीटा निकालोगे तो y/x होगा ना, तो अगर बहुत छोटे पर्सन के लिए होता है तो वो dy/dx होगा। ठीक है, एक इन्फाइनिटिसिमली स्मॉल अगर सेक्शन लेंगे तो dy/dx होगा। तो tan थीटा, और जो फॉर स्मॉल वैल्यूज़ के लिए tan थीटा लगभग बराबर ही होता है ना। तो उसे स्लोप बोलो या जितना एंगल बनाते हुए वो डिफ्लेक्ट होता है उसका वैल्यू होगा dy/dx। तो हमें निकालना क्या है, हमें इसमें स्लोप निकालना है, मतलब dy/dx का वैल्यू जानना है कि कितना होगा, और फिर डिफ्लेक्शन निकालना है, y निकालना है हमें, है ना, कि y का वैल्यू क्या होगा। तो इन दोनों के लिए हमें जो है यहाँ पे इस यूनिट पे सारा काम करना है कि किसी x दूरी पे y कितना होगा और किसी x दूरी पे dy/dx कितना होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास रेडीमेड कोई फार्मूला नहीं है, आगे में हम देखेंगे हमें फार्मूला निकल के आएगा। तो हालांकि उस इक्वेशन के लिए डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हुए चलते हैं कि वो कैसे आता है। ठीक है ना, समझने के लिए वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वो हम देखते हैं आगे कि वो क्या है। रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें फाइनली हम लोग को देख लेना है हमारे सिलेबस के हिसाब से कि उसका क्या रिलेशन है, इस पे हम ये सब सारा डेरिवेशन करेंगे। तो वो रिलेशन ये है जो नीचे आपको दिखा हुआ है कि m = EI d²y/dx² होता है। कहीं पे भी किसी भी बीम पे, कोई ये बीम है तो वहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो कहीं पे किसी भी एक सेक्शन पे मोमेंट का कुछ इक्वेशन बनता है ना, mx = कुछ बनेगा इक्वेशन x के टर्म में, तो वो = EI d²y/dx होता है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम एक बार इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो ये d²y/dx² वाला टर्म जो हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, है ना। उधर जो mx के टर्म में था जो चीज़ x के टर्म में, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। x अगर होगा तो x² हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x³ होगा तो x⁴/4 हो जाएगा, जो भी है तो वो हो जाएगा, है ना। तो उससे हमारा dy/dx का इक्वेशन आ जाएगा। तो dy/dx का इक्वेशन x के टर्म में आ जाएगा।
तो हम किसी भी जगह पे डिफ्लेक्शन पता कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, फिर इसी इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट कर दो तो वो हो जाएगा कितना, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का 2 बार इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये वाई टर्म बचेगा सिर्फ, है ना। 2 इंटीग्रेशन पे ये 2 डिफ्रेंसिएशन खत्म हो जाएगा तो सिर्फ वाई वाला टर्म बचेगा। तो हमें वाई का इक्वेशन बन जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन का इक्वेशन बन जाएगा किसी भी एक्स वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफ्लेक्शन भी निकाल पाएंगे किसी भी दूरी पे। ठीक है, तो इसी मेथड को हम डबल इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं। जैसा कि जो हम लोग आगे में देखते हैं कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने का 2 मेथड है, एक डबल इंटीग्रेशन मेथड, ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है वो डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकॉलॉज मेथड। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड ही मेन मेथड है इसका, है ना। और मैकॉलॉज डबल इंटीग्रेशन मेथड में कुछ इम्प्रूवमेंट करके बनाया हुआ मेथड है। ठीक है, तो अभी हम लोग को जो भी पढ़ना है यहाँ पे अभी डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ना है। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में करते क्या है, जो अभी हम बात बता रहे थे कि m इक्वल टू जो है, ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे थे कि m इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो होता है, वो डिराइव करके आया हुआ है ना। ये इतना हो जाता है किसी भी सेक्शन पे m इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको अगर एक बार इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, तो हम लोग को ये डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में इक्वेशन आ जाएगा और मोमेंट का जो वैल्यू होगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स का इक्वेशन पता चल जाएगा, है ना। तो उसमें एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, डी वाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। फिर अगर इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन वंस अगेन, तो ये क्या आ जाएगा, ये y के टर्म में बदल जाएगा, है ना। इसका 2 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा तो दोनों डी स्क्वायर वाई या डी एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ई आई वाई इक्वल टू किसी भी चीज़ का 2 बार इंटीग्रेशन हुआ है ना। वो टर्म कुछ भी रहा होगा उसका इंटीग्रेशन 2 बार कर देंगे तो हमें y का भी इक्वेशन पता चल जाएगा, y का वैल्यू x के टर्म में। हम जो भी x का वैल्यू रखेंगे कि इतनी दूरी पे क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो हमारा इजीली निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें y और डी वाई डी एक्स का इक्वेशन बन जाएगा। ये रेडीमेड तो नहीं है, थोड़ा सा उसमें डबल इंटीग्रेशन करके लाना पड़ता है। सिंगल इंटीग्रेशन करेंगे तो स्लोप का इक्वेशन आएगा और डबल इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम लोग को डिफ्लेक्शन का इक्वेशन आ जाएगा। यही हम लोग का ये जो है डबल इंटीग्रेशन मेथड फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये तो था डबल इंटीग्रेशन मेथड। अब वो ये जो इक्वेशन है ये आया कहाँ से है कि या कैसे आया है वो हम लोग को देखना है। हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कैसे आया, है ना, तो आगे और मज़ा आएगा समझने में। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब इसमें क्या करते हैं, क्या है कि ये दिख रहा होगा कि कोई एक बीम है, ये ए बी, कोई ओरिजिनली कोई बीम रहा होगा, मान लो कि यहाँ पे ऐसे कोई बीम है तो ये डिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ है भी, है ना। तो ये जो है एकदम सर्कुलर रूप नहीं लेता है। सर्कुलर रूप तब लेगा, आर्क का रूप तब लेगा जब उस पर यहाँ से लेके वहाँ तक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, एक ही बेंडिंग मोमेंट यहाँ से लेके वहाँ तक। तो ऐसा केस तो बहुत कम ही होता है कि यहाँ से लेके वहाँ तक एक ही बेंडिंग मोमेंट हो। ठीक है ना, जनरली बेंडिंग मोमेंट जो है पहले बढ़ता हुआ शुरू होगा फिर घटता हुआ शुरू होगा, बीच में मैक्सिमम होता है सिंपली सपोर्टेड के केस में, अब बीच में मैक्सिमम होता है फिर घटना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे ये एकदम सर्कुलर आर्क नहीं होगा, ये कोई भी शेप हो सकता है इसके डिफ्लेक्शन का। ठीक है, और जो बेंडिंग इक्वेशन होता है m बाई आई इक्वल टू ई बाई आर इक्वल टू एफ बाई, वो एक ऐसे सेक्शन के लिए होता है जहाँ पे कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो केस है नहीं, तो बेंडिंग इक्वेशन हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि हम इसी बीम का एक छोटा सा पोर्शन, बहुत छोटा सा पोर्शन ds वैल्यू के बराबर का ds, है ना, और उसका नाम, इस पॉइंट को p या इस पॉइंट को नाम को q रख देंगे, वो कंसीडर करते हैं। बहुत छोटा है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, तो उसको हम लोग मान सकते हैं कि ये एक सर्किल का आर्क ही होगा और इतना छोटा है कि इस बीच में कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट ही वर्क करता होगा। ठीक है, तो सिर्फ उसको हम लोग यहाँ पर दिखाएं। तो मान लो कि ये यहाँ पे जो हम कंसीडर किए हैं तो उसको हम, ये डिफ्लेक्टेड है तो ये चीज़ है, ये ए बी का ये पी और क्यू जो वैल्यू है ये दिखा रहा है ना, छोटा सा है ds। अब उसको देखते हैं हम लोग कि ये डी, जहाँ पे पी पॉइंट था वहाँ पे उसका स्लोप अगर साई रहा होगा, एक्स से जो है, एक्स से ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है ना, उसके पैरेलल यहाँ पे खींचेंगे तो ये एंगल साई रहा होगा, है ना, तो यहाँ पे साई दिखाया हुआ है। और ये जो क्यू पॉइंट है वहाँ पे टेंजेंट खींचे हैं तो वहाँ पे वो एक्स एक्सिस से मान लो कि साई प्लस डी साई, थोड़ा सा एंगल बढ़ गया
ऐसे भी देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे ऊपर का केस में लेते हैं, अगर ऊपर जाते हैं तो स्लो डिफ्लेक्शन थोड़ा बढ़ता ही, स्लोप बढ़ता हुआ जाता है ना ऐसे। तो अगला पॉइंट जो क्यू है वहाँ पे है आपका स्लोप बढ़ गया है, साई प्लस डी साई हो गया है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ये एंगल तो बराबर ही होगा, साई प्लस डी साई हो गया। तो अब इससे होता क्या है, मतलब ऐसा अगर है सिचुएशन तो ये एंगल जो है, ये अपना ये आर्क है एक बहुत छोटा सा, तो इनको दोनों पॉइंट को ऐसे से मिला देंगे। और ये मान लीजिए कि अभी तक ये कि सर्कुलर आर्क है ये, है ना, तो इसको मिलाएंगे तो ये एक सर्किल का पार्ट है, तो ये उस सर्किल का रेडियस होगा, है ना, और ये डी एस है, तो ये डी साई हो जाता है। यहाँ पे लिख रहा है कि डी साई हो जाता है, ये साई है, ये डी साई प्लस दो साई है, तो ये डी साई हो जाता है। तो ये कैसे होगा उसके लिए ये फिगर समझाया हुआ है। बोल रहा है कि यहाँ पे अगर साई रहा होगा तो यहाँ पे ऐसे ही है, तो ये साई रहा होगा ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा 90 माइनस साई। फिर इस लाइन पे ये लाइन चूँकि ये नॉर्मल है तो ये 90 माइनस साई, तो ये वाला साई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो ये साई प्लस डी साई है, तो ये भी साई प्लस डी साई होगा, है ना, जो यहाँ पे हम बताए हैं। तो ठीक है, और इस ये जो लाइन है इस पे नॉर्मल है, तो ये 90 माइनस साई प्लस डी साई हो जाएगा। और फिर इस पे ये नॉर्मल है ना, तो ये 90 माइनस साई प्लस डी साई है, तो ये साई प्लस डी साई हो जाएगा, ठीक है। और ये साई प्लस डी साई है ये वैल्यू, तो ये भी वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये साई आया हुआ है, तो ये भी वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है, तो ये वैल्यू साई आ जाएगा। तो ये पूरा साई प्लस डू साई, ये सिर्फ साई, तो ये बचा कितना, ये बचा हुआ जो है वो डी साई ही है, तो वही यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये डी साई होगा, ठीक है। तो किसी भी आर्क के लिए अगर उसका एंगल जो है कोई वैल्यू है थीटा है, उसका रेडियस आर है, तो आर्क का लेंथ होता है एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एल मतलब इसका लंबाई जो डी एस है, डी एस इक्वल टू हो जाएगा इतना, डी एस इक्वल टू आर डी साई हो जाएगा, डी एस इक्वल टू आर डी साई हो जाएगा, है ना, डी एस इक्वल टू आर डी साई। इसका मतलब डी एस इक्वल टू आर डी साई हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि 1/r इक्वल टू हो जाएगा दो साई बाई डी साई बाई डी एस, ठीक है, क्योंकि आर को इधर ले जाएंगे, इस डी एस को उधर कर देंगे, तो 1/r इक्वल टू डी साई बाई डी एस हो जाएगा। अब चूँकि ये देखिए डी एस जो है ये डी एस है, इस डी एस में और डी एक्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि ये इतना छोटा स्मॉल ये एलिमेंट होता है कि ये लगभग जो है यहाँ पे ये देखो, ये हम यहाँ पे कंसीडर किए ना, तो ये वैल्यू जो है डी एक्स और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है ना, इतना कम डिफ्लेक्शन होता है, ये इतना कम डिफ्लेक्ट होता है कि वो लगभग डी एक्स ही रहता है, एक्सलेशन जो वैल्यू है वही रहता है, ठीक है ना। और डी वाई बहुत छोटा होता है, इसको जूम करके बहुत बड़ा दिखाया गया है जानबूझ के कि एंगल समझने के लिए। तो लगभग डी एस जो होता है वो डी एस जो है डी एक्स के बराबर ही होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/r जो है डी साई बाई डी एक्स, वो हो जाएगा डी साई बाई डी एक्स, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ये एंगल जो है, ये एंगल साई था, ये एंगल साई है ना, ये साई है, तो ये एंगल भी साई है, तो ये tan साई या साई सिर्फ tan साई इक्वल टू साई होगा, क्योंकि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो ये साई जो होगा वो कितना होगा, वो डी वाई बाई डी एक्स होगा, tan साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। इसका मतलब साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, साई इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ, साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे साई की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स, ऑलरेडी ये डी साई बाई डी एक्स है, और साई को पुट कर देंगे वो डी वाई बाई डी एक्स हो जाए है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का 2 बार इंटीग्रेशन हो गया, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1/r इक्वल टू आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको आगे इसको हम जो है यहाँ पे तो पूरा बढ़ गया, तो आगे लिख के बताते हैं कि हम लोग का आ गया 1/r इक्वल टू डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, साई को तो डी वाई डी एक्स लिख देते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1/r आया।
ठीक है। और जो हम लोग का बेंडिंग इक्वेशन होता है वो क्या होता है, M/I इक्वल टू E/R। तो इसमें 1/R कितना होगा, 1/R इक्वल टू हो जाएगा M/EI, M/EI है ना। तो इसका मतलब हुआ कि 1/R M/EI है, तो यहाँ पे हम 1/EI लिख सकते हैं। तो M/EI इस इक्वेशन में M/EI इक्वल टू हो जाएगा d² बाई dx² है ना। तो यहाँ पे हमारा M आ गया, M इक्वल टू EI और उधर d² बाई dx² जो है वो तो हो ही जाएगा, है ना। समझ गए, M इक्वल टू EI d² बाई dx² कैसे है, ये नहीं लिखा पाया, फिर आप लोग समझ गए होंगे M इक्वल टू EI d² बाई dx² कैसे आता है। इसी चीज़ को जो है जो अभी हम बताए हैं वो इन लोगों ने यहाँ पे इसको बताया हुआ है, ठीक है ना, कि कैसे ये सब होता है। तो वो देखिए ds जो लेंथ है वो PQ है, उसको बोल रहा है कि ds जो होगा वो R d साई होगा, जो हम यहाँ पे बता रहे थे ds जो होगा वो R d साई होगा। तो वो चीज़ ये बताया हुआ है ds R d साई, तो R इक्वल टू ds बाई d साई कर दिया, ठीक है ना। फिर बता रहा है कि ds जो होगा वो x के बराबर होगा, ds जो है वो dx के बराबर होगा, तो R इक्वल टू dx बाई d साई कर दिया। फिर ये बता रहा है कि 1/R जो है उसको उल्टा कर दिया, तो ये इतना बन गया, है ना। तो ये इतना आ गया 1/R इक्वल टू d साई बाई dx। फिर यहाँ पे वो बता रहा है कि tan साई जो होगा वो dy बाई dx होगा, जो हम अभी बता रहे थे कि जो tan साई इक्वल टू dy बाई dx होगा, है ना। तो जो कि इस फिगर में दिख रहा भी हो रहा होगा यहाँ पे कि tan साई जो होगा dy बाई dx होगा, है ना। तो tan साई इक्वल टू dy बाई dx हो गया। तो अब इसको तो tan साई इक्वल टू dy बाई dx हो गया, और tan साई जो है साई के बराबर है, tan साई जो साई होगा इसका मतलब साई इक्वल टू dy बाई dx हो गया। तो ये जो साई का ये वैल्यू है हम वहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर में। तो ये साई का 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, है ना। तो ये डी साई बाई dx जो है, चूँकि साई जो है वो dy बाई dx है, और साई की जगह पे dy बाई dx पुट करेंगे तो ऑलरेडी dy बाई dx है, और साई की जगह पे dy बाई dx हो गया, तो ये हो जाएगा d² बाई dx²। तो हम लोग को बन के आ गया कि जो 1/R होगा वही d साई बाई dx हो जाएगा, है ना। ये 1/ जो R है वही हो जाएगा d² बाई dx²। तो फिर ये बेंडिंग इक्वेशन का जो ये टर्म है इसको यूज़ किया है, तो इसमें M इक्वल टू E/R आ गया है, तो वो यहाँ ये 1/R का वैल्यू ये पुट d² बाई dx² पुट कर दिया, जो अभी हम बता रहे थे उसी चीज़ को इसमें लिख के बताया हो। तो आपको ये नोट मिलेगा, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना कि ये कैसे आया है, ठीक है, समझ गए। तो ये बहुत आसानी से आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो M इक्वल टू EI d² बाई dx² आ जाएगा, और इसको यूज़ करके हम लोग जो है डबल इंटीग्रेशन मेथड जो है, डबल इंटीग्रेशन मेथड में हम लोग इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे इसी टर्म को, तो ds का मतलब स्लोप का इक्वेशन आ जाएगा। 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये y का आ जाएगा इक्वेशन, तो उससे हम लोग डिफ्लेक्शन निकालेंगे, ठीक है। अब इसको जो है आगे में हम लोग जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मतलब कि केसेस से। तो पहला केस हम लेंगे कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर कोई सेंट्रल लोड लग रहा है, तो क्या स्थिति होगी, कहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।